कि देखिए अगर साउथ चाइना सी में कुछ हुआ तो क्वाड विल बी एक्टिवेटेड, लेकिन अगर लद्दाख में कुछ हुआ, मतलब ये चीज़ हम लोगों को गौर रखनी चाहिए कि हमारा अभी इंटरेस्ट, इस वक्त हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर हमारे ट्रेड कॉमर्स के लिए, दूसरा जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेशन के लिए। बाइडेन के आने के बाद इंडिया के साथ यूएस रिलेशंस को किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं आपके सामने जनरल साहब के साथ, अ ग्रेट मैन ऑफ हेड एंड हार्ट। आपने पहले भी कुछ एपिसोड्स देखे हैं जो हम लोगों ने जनरल्स टॉक टू यू इस सीरीज़ के नाम से शुरू किया था, और उसी के कंटिन्यूएशन में आज फिर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। मिसाल के तौर पर इंडो यूएस रिलेशंस या क्वाड, मालाबार एक्सरसाइज। तो जानने की कोशिश करेंगे सर से कि ये क्वाड, मालाबार, इंडो यूएस रिलेशंस में क्या हो रहा है, और हम ख़ास तौर से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव को और सिविल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके ये डिस्कशन करेंगे। तो सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये जो क्वाड है या मालाबार एक्सरसाइज है ये क्या है? देखिए ऐसा है कि जो क्वाड है ये करीब 2007 से ये शुरू हुआ था। चाइना का जो साउथ चाइना सी में है वो इन्फ्लुएंस काफ़ी वो अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने स्प्रैटले आइलैंड पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, पैरासेल आइलैंड पे भी करने की कोशिश की, कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके वो अपना ईज़त बढ़ाने की कोशिश, जिससे कि साउथ चाइना सी उसका अपना पूरा लेक जैसा बन जाए। फिर एक इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये सिर्फ इंडियन ओशन ही नहीं, हमको इंडो पैसिफिक एक रीजन की बात करनी चाहिए। सो 2007 में पहला ये कॉन्सेप्ट आया कि जो सब, जब शिंजो आबे फर्स्ट टर्म में थे तो शिंजो आबे ने कहा कि वी शुड हैव ए काइंड ऑफ अ अलायंस अगेंस्ट चाइना। शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर तब थे 2007 में। तो ये हुआ, और जिसमें कि इंडिया, यूएस, जापान एंड मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया। चाइना विद देयर कोर्सिव टैक्टिक्स फोर्स्ड, सो बाय नेक्स्ट ईयर शिंजो आबे हैड गॉन, फकुदा हैड कम, तो जापान भी उससे बैकआउट कर गया, और ऑस्ट्रेलिया तो आया ही नहीं डर के मारे। तो वो क्वाड जो है इट बिकेम ए नॉन स्टार्टर। बट इंडियन यूएस मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो गई, जिसमें कि क्या करते हैं कि ये नेवी की एक्सरसाइज में जो सबसे बड़े एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस ये होती है कि इसमें पासेक्स होता है कि मतलब एक दूसरे के से कैसे पास करना है, किस तरह से IFF होना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ वो, दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करके एक्शन ले सकते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि अभी हाल में पिछले 2017 से देन यूएस, जापान, जब से सेनकाकू की भी प्रॉब्लम शुरू हुई तो वो भी ऑन बोर्ड दोबारा आ गए कि भाई वी शुड डू समथिंग। तो ये तीन आए, और ये एक तरह से इनफॉर्मल, अभी भी क्वाड जो है वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट है। अभी कोई इसमें फॉर्मल अलायंस, जैसे कि आपको याद होगा सीएटो, सेंटो, नेटो वगैरह था, वैसा कोई ये फॉर्मल अभी तक इसका नहीं हुआ है। ये इनफॉर्मल के डिस्कशन होते थे। लेकिन इस बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया, तो पोस्ट वुहान वायरस नाउ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ऑन बोर्ड। दैट मॉरिसन इज उस वक्त क्या थे कि पहले हावर्ड थे, फिर उसके बाद ग्लिबर्ड आई प्राइम मिनिस्टर। वो दोनों ही, मतलब हावर्ड तो काफ़ी हद तक जिसको कहा जाए कि अंडर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, बिकॉज अभी भी चाइना उनको धमकी देता है कि तुम्हारी हम बिजनेस इंटरेस्ट को अफेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक नया जिसको कहा जाए कि पावर अलायंस इमर्ज हो रहा है ग्रेजुअली, टू चेक चाइना की जो हेजेमोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। क्योंकि आप अगर देखिए कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने पूरा ईस्ट चाइना से लेकर के ईस्ट चाइना, येलो सी और साउथ चाइना सी, तीनों में मिला करके उसने ऊपर जापान को कोर्स करने की कोशिश करा कि अब देखिए जापान पूरा उन्होंने डिफेंसिव से वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है कि अपना डिफेंस फोर्सेस को डेवलप करना शुरू किया। ताइवान के अगेंस्ट उसकी मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। दूसरा फिलीपींस को भी वो दबाने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में उसने वियतनाम को धमकी देनी शुरू कर दी है, इधर इंडोनेशिया और मलेशिया को भी। सो
the complete ASEAN region and further up, they are all quite apprehensive of Chinese designs in that area. अच्छा, हमारा इंटरेस्ट इसमें कैसे ज़्यादा है? आप ये देखिए कि चाइना हमेशा हमको ये, जब लद्दाख में हमको क्या धमकी देने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से हमको डराने की कोशिश क्या कर रहा था कि अगर ज़्यादा हमने चींचापड़ की तो हमारे अगेंस्ट 2 फ्रंट वॉर करेगा। एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ हम होंगे, और मतलब 2.5 फ्रंट भी हो जाए, क्योंकि तीसरा वो जो है वो जितने इंसर्जेंसी ग्रुप से उनको भी एक्टिवेट कर देगा सपोर्ट करके। लेकिन ये उसको गूगली उसकी समझ में नहीं आई कि मतलब इंडिया और यूएस ने मिल करके अब ऐसी हालत हो गई है कि अगर हमारे अगेंस्ट 2 फ्रंट वॉर है तो उसके अगेंस्ट भी 2 फ्रंट वॉर है। एंड लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत एज एन इंडियन हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि देखिए, अगर साउथ चाइना सी में कुछ हुआ तो क्वाड विल बी एक्टिवेटेड, लेकिन अगर लद्दाख में कुछ हुआ तो ये होमली सर्विस होगी, तब यूएस आपके साथ नहीं आएगा। ये हम लोगों को याद करके रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये जो है उसकी क्या, ट्रम्प के टाइम में उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की थी, जो पोस्ट बाइडन मुझे लग रहा है कि टैरिफ वॉर थोड़ी सी ईज आउट होगी। जहाँ टैरिफ वॉर ईज आउट हुई तो अमेरिका क्या इतना ही स्ट्रांग रहेगा? इट इज़ अ लिटिल क्वेश्चनेबल। आई मीन जो ट्रम्प टाइप रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। तो इसलिए क्वाड का इम्पोर्टेंस ये है, साउथ चाइना सी में जो उसने कर रहा उसके अगेंस्ट ये एक तरह से कहा जाए एक ग्रुपिंग बनती है। हो सकता है आने वाले समय में ये क्वाड जो है, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये 4 देश हैं, अगर उनके इंटरेस्ट चाइना से ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं तो क्वाड एक्टिवेट हो सकता है। अदरवाइज वो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जैसा चल रहा है शायद। मुझे क्या लग रहा है कि इसमें अगर आप और चीज़ देखिए कि वुहान की जो वायरस की वजह से चाइना की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में ऑल टाइम लो है, तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, जापान, जिनके की बहुत तगड़े बिजनेस इंटरेस्ट थे चाइना में, और चाइना के साथ यू कैन से, और यूएस के भी, सो नाउ ऑल 3 ऑफ देम वुड बी क्वाइट एप्रीहेंसिव टू गो, जितना मतलब प्री वुहान। हाँ, मतलब जो पहले के हालात थे वो शायद वो तो कभी ना। तो इसमें इंडिया, अच्छा इंडिया ने भी एक हमारे ऊपर, हम बहुत सालों से अपने साथ लगाए घूम रहे थे, नॉन अलाइनमेंट, विच इज़ इन एनी केस बोगी, क्योंकि हम लोग कभी नॉन अलाइन नहीं रहे। 62 में अमेरिका आपके साथ आया था, आपकी मदद करने आया था, तो 71 में रशिया के साथ आपकी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी हुई थी। तो कोई ये बोले कि हम कभी भी ट्रू सेंस में नॉन अलाइन तो रहे नहीं अपने, क्योंकि हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है, प्रैक्टिकली नहीं है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में पॉसिबल है। जी। तो इसलिए डॉक्टर साहब ये चीज़ हम लोगों को गौर रखनी चाहिए कि हमारा अभी इंटरेस्ट इस वक्त, हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर हमारे ट्रेड कॉमर्स के लिए, दूसरा जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेशन के लिए, क्योंकि आप देखिए कि जो मलाकास है उसका करीब आज की तारीख में भी चाइना इज़ अ मोर ऑफ अ ट्रेडिंग नेशन, तो उनका करीब 71% पूरा ट्रेड वहाँ से जाता है और 81% के करीब ऑयल वहाँ से जाता है। तो इस सब के चलते अगर आप इस एरिया को डोमिनेट करोगे तो आप चाइना को लद्दाख में अनहिंज कर सकते हो। तो इसलिए एक ये ओवरऑल जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स जो पावर इक्वेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप बाइडेन के आने के बाद इंडिया के साथ यूएस रिलेशंस को किस तरीके से देखते हैं? And that's a very good question. And the whole world is now seized with it, especially India. देखिए, मुझे क्या लगता है कि 2-3 चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, एंड जो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। फर्स्टली, बाइडेन नोज इंडिया रीजनेबली वेल। 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, ओबामा साहब के साथ इंडिया विजिट भी उन्होंने किया है। देयर सर्टेन पैक्ट्स जो कि बाइडेन के टाइम में हुए हैं जब वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनका फॉरेन अफेयर्स था उनके पास, तो इसलिए ही नोज इंडियाज रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस इन ओवरऑल अमेरिकन डिप्लोमेसी, नंबर 1। दूसरा, जो मैंने जैसे पहले बोला कि ट्वीट बेस्ड रूल था जो ट्रम्प का, हाँ ट्वीट पॉलिटिक्स, वो नहीं होगा, इट विल बी मोर रूल बेस्ड। तीसरा चीज़ जो है कि हम लोगों को वो ये रियलाइजेस कि जो पिवट इन एशिया उसके लिए है वो इंडिया ही रहेगा, तो दे विल सपोर्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन में मेरे हिसाब से ये, बट ये इट विल बी मोर रूल बेस्ड।
इट विल नॉट बी कोर्सिव पॉलिटिक्स की, जैसे बोला कि अगर आपने हमको पैरासिटामॉल नहीं दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा. इट विल बी मोर रूल. मतलब सर चेंज ऑफ पर्सन विल नॉट बी मच चेंज ऑफ पॉलिसी. बट देयर आर सम एरियाज व्हिच यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट. आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो डेमोक्रेट्स हैं, इनकी एक दे आर मोर कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज सीएए पे यूएस ने बोला था कि इट इज इंटरनल अफेयर्स, वेयर एज प्रमिला जयपाल ने कहा था, एंड दैट इज व्हाई एस जयशंकर रिफ्यूज टू मीट प्रमिला जयपाल एंड ही वॉज क्रिटिसाइज्ड देयर. तो कमला हैरिस इज ऑल्सो द सेम मूड. So therefore, these human rights issues and all those things, religious freedom, on these issues, India and US may not be on the same page. ये एक we have to, and this will be our smartness how. Otherwise, मेरे हिसाब से हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा असर, क्योंकि आफ्टर ऑल आज की तारीख में न्यूक्लियर डील, आर्म्स डील, ये दोनों का, अच्छा दूसरा उसके जो लेमुआ के लिए उसको साउथ इंडियन ओशन और इंडियन ओशन में जो उसको चाहिए वो हमसे ही मिल सकता है. तीसरा जो इंडिया ने अपनी से जो लद्दाख में किया है, उससे पाकिस्तान अमेरिका को भी कन्विंस हो गया होगा कि भाई यहाँ पे ऐसा है कि दे ओनली कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना, बिकॉज बाकी वियतनाम दे ऑल विल्टेड. मतलब उनका अपना एक मैस्कुलिन पावर है. तो इसलिए मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक वे में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. दो एरियाज हैं, जैसे कि जो H1B वीज़ा वाला है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी नहीं रहेगी, वर्ल्ड फर्स्ट पॉलिसी जो पहले अमेरिका की पॉलिसी थी प्रायर टू ट्रम्प्स अराइवल, उसने तो वो कर दिया ना कि पूरा अमेरिकन फर्स्ट में. तो वहाँ पे अब ये थोड़ा सा ये फ़ायदा मिलेगा. जैसे जैसे हमारी वहाँ लॉबी बढ़ेगी वहाँ हमको फ़ायदा मिलेगा. लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वाली इश्यूज़ हैं, वी विल हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ लॉबी इन यूएस, कि अगर हमारे खिलाफ प्रमिला जयपाल जैसे लोग बोलने वाले खड़े होते हैं तो हमारे पास हमारे सपोर्ट करने वाली, और रिपब्लिकन्स इनवेरिएबली हैव बीन सपोर्टिंग अस. दूसरा ट्रेड इश्यूज़ जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका ने आपके अगेंस्ट बोला था कि आप बहुत हैवी टैरिफ लगाते हो. डेयरी प्रोडक्ट्स की इशू है, 301 के सुपर 301 वाली है, जो जिसको कहते हैं कि इश्यूज ऑफ कॉपीराइट्स. तो वो इश्यूज इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर अस. देन अनदर एरिया जिसमें कि मेरे ख्याल में देयर इज अ यूनानिमिटी अगेंस्ट इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएस में, दोनों बाइपार्टिसन, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों उसके लिए तैयार हैं. लेकिन हाउ डू वी पुल इट थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईरान विल बी अ वेरी मेजर चैलेंज फॉर अस, क्योंकि ईरान हमारे मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कांट अलाउ इट टू गो. दिस इशू इज अ वेरी टाइट रोप वॉक. एंड तीसरा जो अफगानिस्तान है, क्योंकि जो इन्होंने डील किया है ये सिर्फ किसके साथ किया है, तालिबान के साथ. एंड दैट मीन्स हमारा तालिबान से कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं. सो वी विल हैव टू ट्रैक 2 ट्रैक 3 पॉलिसी करके तालिबान को, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो होगी इट विल बी डेफिनेटली डोमिनेटेड बाय तालिबान. तो अभी देखिए, लेकिन इंडिया इज गोइंग इन अ बिग वे, कि अभी भी कल का भी आपने देखा होगा कि वो $500 मिलियन दे करके कुछ वो उनका प्रोजेक्ट्स 100 प्रोजेक्ट्स आज के पेपर में 100 प्रोजेक्ट्स वहाँ शुरू कर रहे हैं. तो जो मेरा अपना मानना है कि अफगानिस्तान में एज ए अफगान दे आर फॉर इंडिया, बट गवर्नमेंट जब वहाँ सेटल हो जाती है वो प्रो इंडिया हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन की इश्यूज़, पख्तून वर्सेस पश्तून वाली प्रॉब्लम जो उनकी है. लेकिन इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में जो ये तालिबान है इनका बहुत बड़ा बेस पाकिस्तान में है. एंड कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब व्हेन द प्रीवियस प्रेसिडेंट वाज देयर, हामिद कारज़ाई, तो उन्होंने एक बार बोला कि तालिबान को ओपन ऑफर दिया कि हम लोग यार क्यों लड़ रहे हैं, हम तो आपस में वी शुड बी टुगेदर. एंड दे ऑलमोस्ट फेल फॉर इट. जहाँ ये हुआ तो उनका जो नंबर 2 था तालिबान का, ही वॉज अरेस्टेड, मिस्टर बरादर, उसको वहाँ पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया कराची में. तो उनकी पूरी की फैमिलीज क्वेटा, पेशावर उस एरिया में है, तो वो जब चाहते हैं इनकी गर्दन मरोड़ देते हैं. तो इसलिए वी विल हैव टू, ये 2 चैलेंज अमेरिका के साथ हम लोग को रिजॉल्व करना. एंड इट इज़ इन अमेरिकन इंटरेस्ट कि अगर वो चाबहार, जाहिदान, ज़ारांश, दलाराम एंड ऑन टू ताजिकिस्तान वो रूट अगर खुला रहता है, तो ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट में भी है, उनके इंटरेस्ट में भी है कि साउथ दिस इज़ टू वोलेटाइल. जो ये रूट है कराची से खैबर वाला, इट्स टू वोलेटाइल रूट, तो इसलिए वो रूट इम्पॉर्टेंट है.
तो अमेरिकन्स शुड अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज जितनी ज़रूरत हिंदुस्तान को अमेरिका की है उतनी ही अमेरिका को भारत की भी है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा एनलाइटनिंग डिस्कशन हुआ। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे वैल्यूबल इंसाइट्स मिले होंगे और हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले और दूसरे व्यूअर्स भी इससे बहुत सी इंफॉर्मेशन एनालिसिस ले सकते हैं। और फिर एक बार आपको कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट्स आप चैट बॉक्स में डाल दें, कमेंट में लिख दें। और सर ने पिछली बार भी कहा है, बार बार कहा है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पिछले सारे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे, यदि आपके कुछ कमेंट्स आपने कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे तो हम उसको रिप्लाई करेंगे। एंड वी आर मोर देन प्लीज टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज एंड रिप्लाई योर क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल फ्रीली, बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।